हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज एक बार फिर से हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का ये लेसन है, चैप्टर नंबर 4। और इसमें पढ़ने वाले हम लोग क्या चीज़ के, वित्तीय संस्था के बारे में। मुख्य रूप से हम यही पढ़ने वाले हैं। वित्तीय मतलब धन संबंधी जो संस्था होती है, पैसों का जो लेन देन होता है, वो कौन सी संस्थाएँ देखती है और किस प्रकार से उन पर नज़र रखी जाती है और ये पूरा मामला किस प्रकार से होता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इससे पहले ही हमने इसका पार्ट 1 कर लिया है कंप्लीट। तो आप यदि उसको देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं, भारतीय पूंजी बाजार क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है। भारतीय मुद्रा बाजार के बारे में हमने पढ़ा था। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो भारतीय मुद्रा बाजार है वो अल्पकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है हमारी व्यवसाय और हमारी बिजनेस के लिए, या फिर जो भी हम काम करना चाहते हैं उसके लिए। जबकि भारतीय पूंजी बाजार जो है वो क्या करता है, दीर्घकालीन यानी कि एक लंबे समय के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल या 10 साल के लिए हमको मुद्रा उपलब्ध कराती है, या बोल सकते हैं हमको पूंजी देती है, उपलब्ध कराती है। दीर्घकालीन पूंजी की मांग बड़े बड़े उद्योगों, घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए होता है। और ये बड़े बड़े पूंजी का उपयोग कहाँ पर होता है, सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए या बड़े बड़े उद्योगों में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति भारतीय पूंजी बाजार करने का काम करती है। तो यहाँ से समझ में आता है हमको भारतीय पूंजी क्या है। भारतीय मुद्रा और मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दोनों में अंतर क्या है। मुद्रा बाजार जो है वो अल्पकालिक ऋण या पूंजी उपलब्ध कराती है, जबकि पूंजी बाजार जो है वो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। तो इस तरीके से हमको दोनों बातें समझ में आ जाती है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, भारतीय पूंजी बाजार। अब यहाँ से हमको देखना है, भारतीय पूंजी बाजार को 4 भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन सा भाग है, पहला है प्रतिभूति बाजार या प्राथमिक बाजार, दूसरा है औद्योगिक बाजार या द्वितीयक बाजार, तीसरा है विकास वित्त संस्थान और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। इसको ध्यान रखना है। बिहार में 87% जनसंख्या गांव में रहती है तथा 75% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि या लघु या कुटीर उद्योग पर निर्भर है। ये बिहार का क्या बोल सकते हैं, एक दुर्भाग्य ही बोल सकते हैं कि यहाँ की 87% जनसंख्या, 87% जनसंख्या यहाँ पर कृषि और कृषि संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ना ही ज़्यादा उद्योग है, ना ही ज़्यादा लोग बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो खेती करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब बाढ़ आ जाती है, क्योंकि खेती से भी काम चल जाए, लेकिन खेती भी क्या होता है, एक सीजन का ही होता है, जिसके कारण यहाँ से किसानों को बहुत सारी समस्या देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कुछ और बातों के बारे में बात करना है। बिहार तो कुल मिला के गैर संस्थागत में तो हमने देख दिया, हमारे रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदार जितने भी आते हैं, सेठ आते हैं, महाजन आते हैं और जो भी साहूकार आते हैं, वे सारे गैर संस्थागत में आ जाते हैं वित्त संस्थान में। और संस्थागत वित्त संस्थान में जितने भी हमारे बैंक है, सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है संस्थागत जो वित्त संस्था होता है, ऑर्गेनाइज्ड जो वित्त संस्था होता है, उसके बारे में हमको जान लेना है। सहकारी बैंक, सबसे पहला जो बैंक होता है वो होता है सहकारी बैंक। हमारे राज्य में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी शाखा व्यवस्था त्रिस्तरीय है। मतलब सहकारी बैंक की जो सहकारी बैंक का जो काम होता है वो 3 स्तरों पर होता है। गांव में प्राथमिक सहकारी शाखा समितियां चलाई जाती है। ग्रामीण स्तर पर यहाँ पर बात कर ले तो प्राथमिक शाखा समिति चलाई जाती है। फिर जिला स्तर पर द्वितीय स्तर, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी समिति चलाई जाती है और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी समिति चलाई जाती है। तो अगर हम बात करेंगे, फिर से याद ध्यान रख लेना है, गांव में प्राथमिक सहकारी समिति, गांव में जो सहकारी समिति चलाई जाएगी उसको प्राथमिक सहकारी समिति बोलेंगे। जो जिला स्तर पर चलेगा वो केंद्रीय सहकारी समिति होगा, और जो राज्य स्तर पर चलेगा वो राज्य स्तरीय सहकारी समिति होगा। सहकारी बैंक के माध्यम से बिहार के किसानों को अल्पकालिक, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की सुविधा मिलती है। अब सहकारी समितियों के माध्यम से क्या होता है, किसान को जब भी जरूरत होता है ऋण की, यहाँ से उसको ईजिली ऋण अवेलेबल हो जाता है। ईजिली तो नहीं होता है, लेकिन ऋण अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि लोन लेना ना ही देने वाले के लिए आसान होता है और ना ही लेने वाले के लिए आसान होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि लोन लेने के बाद कई बार बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
तो यहाँ पर देखेंगे राज्य में 25 यानी बिहार राज्य की बात करें तो 25 केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर एक बिहार राज्य सहकारी बैंक है। मतलब जिला स्तर पर 25 सहकारी बैंक है, मतलब हर जिले में बात कर ले तो 25 सहकारी बैंक हो जाता है, और राज्य में बात कर ले पूरे राज्य में तो एक सहकारी बैंक है, बिहार राज्य के अंदर की बात कर रहे हैं। इसके बाद है हमारा प्राथमिक सहकारी समिति क्या होता है। एक गांव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। यह समितियां प्राथमिक कृषि साख समितियां कहलाती हैं। अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभिक प्रारूप के अनुसार बिहार में 6842 प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति है। अब यहाँ से थोड़ा सा और बात क्लियर हो जाता है कि प्राथमिक सहकारी समितियां क्या है। सहकारी समिति का मतलब सबसे पहले तो समझो 10 या 20 व्यक्ति मिलकर के एक समिति या कमेटी का निर्माण करेगा। उस 10 या 20 व्यक्ति में से कुछ धन जमा किया जाएगा, उस धन को बैंक में रखा जाएगा। अब यहाँ पर सरकार क्या करती है कि व्यक्तियों की सुविधा के लिए कुछ पैसा अपनी तरफ से ऐड कर देती है और कुछ पैसा उस जो सहकारी समिति में जमा होता है उन दोनों पैसा को मिला करके उस समूह को लोन प्रोवाइड करा देता है। अब लोन प्रोवाइड हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि सारे व्यक्ति जो है एक बार उस सहकारी समिति में से 10 व्यक्ति का समूह है तो 10 व्यक्ति क्या करेगा, एक साथ उस पैसे को ले लेगा। अब यहाँ पर ज़्यादा नीड जिसको होता है, ज़्यादा ज़रूरत होता है, उस व्यक्ति को लोन यहाँ पर दे दिया जाता है और फिर उसको जो है EMI के रूप में या बोल सकते हैं इंस्टॉलमेंट के रूप में वो लोन उससे वापस लिया जाता है। और वो जब EMI या इंस्टॉलमेंट जब एक बार आने लगता है तो फिर जो है सहकारी समिति में धन आने लगता है। कुछ पैसा बैंक को चला जाता है, कुछ पैसा सहकारी समिति में ही रहता है जिसका प्रयोग और दूसरे सदस्यों को लोन देने के लिए किया जाता है। तो ये प्राथमिक सहकारी समिति के बारे में है। अभी बिहार में बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार 6842 सहकारी साख समिति है। कितना? 6842 याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आगे देखना है भूमि विकास बैंक क्या होता है। राज्य के किसानों को दीर्घकालीन ऋण देने के लिए भूमि विकास बैंक खोला गया है। दीर्घकालीन ऋण का मतलब है कि लंबे समय के लिए ऋण देने के लिए किसको? राज्य के किसानों को, मतलब बिहार के अंदर जो किसान रह रहे हैं उसको लंबे समय के लिए 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष के लिए ऋण देने के लिए भूमि विकास बैंक खोला गया है। इस प्रकार के बैंक में किसान अपनी भूमि को बंधक रखकर कृषि या अन्य कार्य के लिए 15 से 20 वर्ष तक का ऋण ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या आता है, जो भूमि विकास बैंक होता है यहाँ पर जो है किसान क्या करता है, भूमि को बंधक रखता है, मतलब जमीन का जो भी या भूमि का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर बैंक के पास जाता है। जमानत के तौर पर बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट्स रखता है और किसान को इजीली लोन जो है वो प्रोवाइड करा देता है, जो 20 साल तक के लिए हो सकता है। यानी कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक के लिए लोन हो सकता है। 20 साल अगर मान लो लोन का ड्यूरेशन यानी कि अवधि 20 साल है, 20 साल के बाद यदि किसान के द्वारा लोन नहीं चुकाया जाता है तो बैंक को यह अधिकार होता है कि उस जमीन की नीलामी करके अपना जो धन है उसको वसूली कर सकता है। तो भूमि विकास बैंक से हमको क्या समझ में आता है, एक ऐसा बैंक होता है जो जमीन जमानत पर रखकर या जमीन जो है अपने पास रख करके लोन देने का काम करती है। आगे है व्यावसायिक बैंक क्या है। देश में 1968-69 के बाद व्यावसायिक बैंक अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करने लगे। 2001 में लक्ष्य का मात्र 44% कृषि साख प्रदान किया गया। अब व्यावसायिक बैंक जो होता है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 1968-69 के बाद व्यावसायिक बैंक भी किसानों को ऋण देने में पीछे नहीं है, वो भी आगे आए और बढ़ चढ़ के व्यावसायिक बैंक भी है किसानों को लोन देने में यहाँ पर हिचक नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कुल कृषि साख यानी जितना लोन देने का लक्ष्य रखा गया था ना उसका 2001 में बात करेंगे तो 44% ही यहाँ पर दिया गया। कुल लोन का 44% जितना देने का लक्ष्य रखा गया था उसका 44% ही कृषि साख यहाँ प्रदान किया गया। अनुमानित होता है 700 करोड़ से अधिक कृषि साख की जरूरत है। अब अभी से 10-15 साल पहले की बात करें तो अभी हमारे देश में 700 करोड़ से अधिक कृषि साख यानी कृषि लोन की जरूरत थी, जबकि उपलब्ध मात्र
548 करोड़ रुपए की हुई। मतलब 700 करोड़ रुपए की जरूरी थी और यहाँ पर हमारे पास आया कितना, बांटा गया कितना, 548 करोड़ रुपया ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, लोन हो पाया लोन के रूप में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है कि किसानों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। उनको खेती करने के लिए लोन चाहिए, ठीक है, बीज के लिए, खाद के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, या जो भी मशीन खेती में लगता है उसको खरीदने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, धन चाहिए। धन कहाँ से मिलेगा, बैंक से। और बैंक यदि लोन उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ये समस्या फिर किसानों का जहाँ का तहाँ ही रह जाता है। आगे देखते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है। सीमांत एवं छोटे किसानों, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश में 1975 ईस्वी से स्थापित किया गया। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 ईस्वी से, ये शुरू हो चुका है। इसका काम क्या है, इसका काम है जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, जो छोटे व्यापारी है, उनको ऋण मुहैया कराना, उनको पूंजी देना। देश में अभी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, 6 नाबार्ड, ठीक है। तो अभी देश में बात करेंगे दो बात। पहले बात तो याद रखना है कि 1975 ईस्वी में ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी। दूसरी बात याद रखना है 196 देश में अभी जो है 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है, काम पर लगे हुए हैं। नाबार्ड क्या होता है ये जानना है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड का मतलब ये फुल फॉर्म देखेंगे तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए साख प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। नाबार्ड जो है ये कृषि और छोटे मोटे व्यापार के लिए ये भी ऋण उपलब्ध कराती है। जो नाबार्ड एक संस्था है वो भी, यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त की सुविधा प्रदान करता है तथा इन बैंकों के द्वारा यह सुविधाएं किसान को दी जाती है। नाबार्ड खुद जाकर के जो है लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि नाबार्ड एक संस्था है तो खुद से लोन बांटना शुरू कर दे। ये जो है धन जो है किसी दूसरे बैंक को दे देता है और बोल देता है आप सब कुछ देख कर, सोच समझकर, जो दूसरे किसान है, जो व्यापारी है, जो काम कर सकते हैं, जिनका व्यवसाय फायदे में चल रहा है, ये सब बात को देख करके आप लोन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और वसूलना भी आप ही का काम है। मान लो अगर 500 करोड़ रुपया नाबार्ड जो है वो व्यवसायिक बैंक को देता है, 500 करोड़ रुपया व्यवसायिक बैंक को देता है, जिसमें से 500 करोड़ रुपया मान लो व्यवसायिक बैंक या कोई भी दूसरा बैंक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब नाबार्ड तो उससे 500 करोड़ रुपया प्लस जो उसका इंटरेस्ट होगा, जो उसका ब्याज होगा, वो जोड़ करके व्यवसायिक बैंक से ही मांगेगा। तो यहाँ पर जो जिम्मेवारी है, जो खतरा है, कहीं ना कहीं बैंक पर आ जाता है। इसलिए कई बार ऐसा भी हो पाता है कि बैंक पूरे पैसे को नहीं बांट पाता है, क्योंकि उसको बैंक को जो है उस तरह के लोग ही नहीं मिल पाते हैं जो पैसे रिटर्न कर पाए। तो यहाँ पर बैंक भी खतरा कैसे मोल ले। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया क्या चीज, क्या समझ में आया, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण। चलो जी, नाबार्ड समझ में आ गया कि नाबार्ड क्या होता है। आगे देखना है व्यावसायिक बैंक के विभिन्न कार्य। मतलब व्यावसायिक बैंक के विभिन्न कार्य क्या है, जिसको हमको देखना है। व्यावसायिक बैंक के निम्नलिखित कार्य है। अब व्यावसायिक बैंक यानी कोई भी बैंक जो होता है, या व्यावसायिक बैंक बोल लो, या कोई भी जो दूसरा बैंक होता है, उसका काम क्या होता है। बैंक का काम होता है पहले बात जमा राशि स्वीकार करना। यानी कि कोई व्यक्ति यदि किसी बैंक के अंदर अकाउंट खुलाता है तो जो भी उसका इनकम हो रहा है, जो भी उसका आय आ रहा है, अगर बचत हो रहा है तो वो उसको हक है कि उस अकाउंट में जाकर के रख के बैंक मना नहीं कर सकता है। उसके बाद जो राशि बैंक के पास आया है, ऐसा नहीं है कि बैंक उसको रखा रहेगा। जैसे आपने क्या किया कि 50,000 रुपया बैंक में जमा करवाया, ठीक है, और 1 साल के लिए या 6 महीना तक के लिए उसको हमारा उपयोग ही नहीं है, 50,000 रुपये का उपयोग नहीं है, तो बैंक क्या करता है, हमको इस 50,000 रुपया पर कुछ ना कुछ जो है इंटरेस्ट देगा, और इस 50,000 रुपया को क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में दे देगा, ताकि दूसरा व्यक्ति भी क्या करे, उस धनराशि का प्रयोग करके अपना जो व्यवसाय आगे बढ़ा सके। ठीक है, ऋण प्रदान करना होता है, समान उपयोगिता संबंधी कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य, और भी बहुत सारे कार्य होता है। जैसे ही हम आगे जाएंगे तो देखने वाले हैं। तो 2 काम तो इसका हो गया, एक तो होता है जमा राशि स्वीकार करना और दूसरा होता है ऋण प्रदान करना। व्यावसायिक बैंकों द्वारा कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार की जाती है, चर्चा करें। अब ऐसा नहीं है कि जमा राशि मतलब पैसा देने के लिए जाएंगे बैंक में जमा करने के लिए एक ही प्रकार का जमा होता है, पैसा दिए और निकालिए, ऐसा नहीं होता है।
कई प्रकार से जमा राशि यहाँ पर लिया जाता है बैंक के द्वारा, जो अभी हम देखने वाले हैं। पहला होता है अस्थाई जमा, यानी कि अस्थाई जमा होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। क्या होता है? अस्थाई जमा खाते रुपया एक निश्चित अवधि जैसे 1 वर्ष या इससे अधिक के लिए जमा किया जाता है। अवधि से पहले रुपया नहीं निकाला जा सकता। इस प्रकार के जमा में आकर्षक ब्याज प्राप्त होता है, जिसको हम एफडी भी बोलते हैं। जनरल भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं? एफडी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है? 1000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, आप कम से कम जो बैंक का पीरियड होगा 6 महीना, साल भर, 2 साल या 3 साल के लिए, उसको आप जमा करके भूल जाओ, उस धन को जमा करके भूल जाओ। और इस पर जो है मिनिमम इंटरेस्ट रेट मिलता होगा ना, तो कहीं 5% से हमको नहीं लग रहा है कि कम का रेट मिलता है। मिनिमम तो 5% एफडी पर मिलेगा 5%, 10%, 12%, 9%, 7%, इतना रेट इस पर मिलता है। ये जो एफडी पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है ये सालाना होता है, यानी 1 साल का इंटरेस्ट जोड़ करके दिया जाता है। तो फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या है? एक निश्चित धन को कुछ निश्चित समय के लिए बैंक को दे दिया जाता है, उसमें से हम धन नहीं निकाल सकते हैं, और निश्चित अवधि पूरने के बाद हमको क्या होता है? वो धन वापस ब्याज के साथ मिल पाता है। दूसरा जो जमा राशि लेता है वो चालू जमा। चालू जमा क्या होता है? आओ ये देख लेते हैं। चालू जमा खाते में जमा करने वाला अपनी इच्छा के अनुसार रुपया जमा अथवा निकाल सकता है, इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। जो अकाउंट हम जनरली बैंक में खुलाते हैं वो होता है चालू जमा, यानी कि करंट अकाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम करंट अकाउंट भी बोलते हैं। और करंट अकाउंट में क्या नियम होता है कि जितना भी तो चालू जमा में क्या होता है? जितना भी हम धन उसमें जमा कर सकते हैं और जितना मन हुआ उतना निकाल सकते हैं, मतलब जमा भी किए और निकाले भी, कोई प्रतिबंध यहाँ पर नहीं होता है करंट डिपॉजिट में। अगला है हमारा संचयी जमा। संचयी जमा में क्या कर सकते हैं? और जरा देख लेते हैं। संचयी जमा इस प्रकार के खाते में रुपया जमा करने वाला जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, किंतु रुपया निकालने का अधिकार सीमित होता है। संचयी जमा या सेविंग डिपॉजिट होता है। अब यहाँ पर क्या है कि रुपया तो धन तो है, जितना मन उतना जमा कर सकते हैं, जितना बार मन उतना बार जमा कर सकते हैं, लेकिन जब धन निकालने के लिए जाएंगे, रुपया निकालने के लिए जाएंगे, तो उस पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगा होगा कि सप्ताह में, महीना में या दिन में कितना रुपया हम निकाल सकते हैं, ये प्रतिबंध होता है। इसको जनरल हम सेविंग अकाउंट भी बोलते हैं, है ना। इसको हम सेविंग अकाउंट भी बोलते हैं। पैसा जमा कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, लेकिन निकालने के लिए कुछ ना कुछ प्रतिबंध रहेगा कि सप्ताह में आपको 50,000 निकालना है, या दिन का आपको 50,000 निकालना है, सप्ताह महीना में आपको 2 लाख रुपया निकालने के लिए मिलेगा, इससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं। ये होता है संचयी जमा। आवर्ती जमा या रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? इस प्रकार की जमा खाते में बैंक अपने ग्राहकों से प्रति माह एक निश्चित रकम जमा के रूप में एक निश्चित अवधि तक ग्रहण करता है तथा एक निश्चित अवधि के बाद ग्राहकों को पैसा लौटाया जाता है। आवर्ती जमा का मतलब समझ लो, ये देखो, या तो डेली बेसिस पे पैसा जमा करा लेगा बैंक, मतलब डेली जो है मान लो कि 100 रुपया देना है ना, बैंक में डेली क्या करना है? 100 रुपया जमा करना है। डेली नहीं होता, वीकली होगा, मान लो वीकली हर सप्ताह 500 रुपया जमा करना है। वीकली नहीं होगा तो मंथली होगा, हर मंथ जो है वो 2000 रुपया जमा करना है। इस तरीके से कुछ समय तक बैंक जो है पैसा का डिमांड करता है, मतलब पैसा जमा करवाने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद जब उसका पीरियड पूरा हो जाता है, मतलब इसका कोई एक टाइम पीरियड होता है, कितना दिन जमा करना है, 5 महीने जमा करना है, 6 महीने जमा करना है, साल भर जमा करना है, 2 साल जमा करना है। उस टाइम पीरियड के बाद जो है इंटरेस्ट के साथ वो पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये होता है आवर्ती जमा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्यावसायिक बैंक द्वारा किस किस प्रकार का ऋण दिया जाता है, चर्चा करें। व्यावसायिक बैंक निम्न प्रकार से ऋण प्रदान करता है। अब किस किस प्रकार का ऋण दिया, ऋण मतलब लोन दिया जाता है। अभियाचित एवं अल्पकालिक ऋण, ये किस प्रकार का ऋण होता है, आओ जरा देख लेते हैं। इस प्रकार का ऋण 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह के लिए दिया जाता है। मुद्रा बाजार की संस्था साधारण रूप से इस प्रकार के ऋण का मांग करती है। अभियाचित या अल्पकालिक ऋण ये एक छोटे से समय अंतराल के लिए दिया जाता है, 1 दिन से लेकर के 1 सप्ताह तक का समय हो सकता है। और इस प्रकार का ऋण जनरल लाइफ में देखने को नहीं मिलता है। मुद्रा बाजार की जो संस्थाएं होती है, मुद्रा बाजार से जो पैसा लेता है, बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी कंपनियां जो लेती है, वो इस प्रकार का ऋण लेती है। अभी
अभियाचित या अल्पकालिक ऋण में 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक का ऋण मिलता है। लेता कौन है? मुद्रा बाजार की संस्थाएं लेता है, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े व्यवसाय इस प्रकार के लिए ऋण लेते हैं। नगद साख क्या होता है? इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को ऋण पत्र, व्यापारिक माल अथवा अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देते हैं। नगद साख का मतलब क्या होता है, अभी ये समझो। नगद साख का मतलब होता है कि आपको पैसे तो कैश मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक बिना कुछ देखे ही आपको कैश यहाँ पर प्रदान कर देगा। वो आपके बिजनेस को देखेगा, व्यवसाय को देखेगा, किस प्रकार का बिजनेस है, किस तरीका का आपका मार्केटिंग है, कितना सेल्स आप कर लेते हो, इस हिसाब से आपको बैंक जो है सारा कैलकुलेशन करके एक ऋण उपलब्ध कराती है आपको, आपके व्यवसाय को आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर समझना चाहे नगद साख में, जैसे कि हमने क्या किया कि एक दुकान खोला, कंप्यूटर शॉप, कंप्यूटर का एक दुकान खोला, जिससे हमारा मंथली इनकम मान लो 50,000 रुपये का हो जाता है, और पूरे दुकान का टर्नओवर जो है, पूरा दुकान जो है वो मान लो 10 लाख रुपये का है। तो अगर हम बैंक से यहाँ पर ऋण लेने के लिए जाते हैं तो बैंक क्या देख रहा है कि इसका पूरा दुकान 10 लाख रुपये का है, ठीक है, और साथ ही देख रहा है इसका इनकम जो है वो 50,000 है। इस हिसाब से बैंक क्या करेगा, हो सकता है बैंक हमको 3 लाख रुपये तक का ऋण या 4 लाख रुपये तक का ऋण हमको अवेलेबल करा देगा, वो हमको आसानी से दे सकता है, क्योंकि 10 लाख का दुकान है और यहाँ पर 50,000 हमारा इनकम है। EMI बनेगा, यानी कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगा वो हम इजीली क्या कर सकते हैं, 50,000 यदि कमा रहे हैं तो 10 से 15,000 रुपया इजीली हम क्या कर सकते हैं, बैंक को मंथली पे कर सकते हैं। तो ये सारा बात बैंक के ध्यान में रहता है, सब कुछ समझ के फिर लोन देता है। तो ये होता है हमारा नगद साख। अधिविकर्ष क्या होता है? जब कभी कोई व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहक को उसके खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा देता है तो उसे अधिविकर्ष की सुविधा कहते हैं। अधिविकर्ष का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट ये भी एक प्रकार का लोन ही हो जाता है। हमारे अकाउंट में मान लो 10,000 रुपया है, हमारे अकाउंट में ये 10,000 रुपया है, कभी अगर मान लो हमको और ज़्यादा रुपये की ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है, तो हम बैंक के पास जाएंगे और ओवरड्राफ्ट का एक फॉर्म आता है, ओवरड्राफ्ट का एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को फिल करके यदि हमारा क्रेडिट मतलब हमारा साख विश्वास बैंक के साथ पास्ट में अच्छा रहा है तो ये ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है, जो सुविधा है, वो बैंक हमको देता है। हमारे अकाउंट में 10,000 है तो यहाँ पर बदले में बैंक से अभी हम कितना कर सकते हैं, कुछ और ज़्यादा धन की डिमांड कर सकते हैं कि हमको 30,000 रुपया और दिया जाए। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बैंक के साथ हमारा लेन देन कैसा है, क्या पास्ट में यानी कि पीछे के समय में, भूतकाल में हमने बैंक के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की है। यदि हमने बैंक के साथ अच्छा रिलेशन रखा है, हमारे अकाउंट में अच्छे बैलेंस रहे हैं, किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हुई है, तो ईजिली जो है ओवरड्राफ्ट हमको यहाँ से मिल जाता है। और ओवरड्राफ्ट पर भी लगता है यहाँ पर क्या चीज़, इंटरेस्ट, क्योंकि कहीं भी फ्री में कुछ भी ना मिलता है। आगे देखो, विनिमय बिलों का भुगतान। व्यवसायिक बैंक विनिमय बिलों का भुगतान कर भी ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है। इस प्रकार के ऋण में बैंकों बिलों में से कुछ कटौती करके बाकी राशि का भुगतान ऋणी को कर देता है। सामान्यतः कटौती दर ब्याज दर के समान होती है। अच्छा, कई बार क्या करती है, कई बार तो हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं, हमको बिल पे करना होता है, उसको पे कर सकते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड के जरिए। लेकिन कई बार क्या होता है, विनिमय बिल का भुगतान कर सकते हैं। जैसे हमने कोई सामान खरीदा, अकाउंट में पैसे नहीं है, तो भी क्या करता है बैंक जो है, फिर से वही बात आ जाता है, यदि बैंक के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, हमने बैंक के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की है, पीछे जो लोन लिया था उसको सही समय पर चुका दिया है, तो बैंक हमको क्या करता है, वो विनिमय बिल का भुगतान या कुछ भी खरीदते हैं तो उसका भुगतान कर देता है। और मोटा मोटी बात कर ले तो इसको हम क्रेडिट कार्ड से भी जोड़ सकते हैं, है ना, इसको हम क्रेडिट कार्ड से भी जोड़ सकते हैं। जो हमने पहले ही बात किया था इससे पहले वाले चैप्टर में, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, तो उसको यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर के देख सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का बात यहाँ पर आ रहा है, विनिमय बिलों के भुगतान के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं, साथ ही साथ चेक का भी प्रयोग करते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट है 5वां, ऋण एवं अग्रिम क्या होता है। जब कर्ज एक पूर्व निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है
तो उसे ऋण अथवा अग्रिम कहते हैं। इस प्रकार के ऋण के लिए बैंक उचित जमानत लेता है और इस पर ब्याज दर भी अधिक रहती है। अब यहाँ पर जो है ऋण या अग्रिम का मतलब है जब कर्ज जो है ना एक निश्चित अवधि के लिए लिया जाता है, 6 महीना हो, साल भर का हो, कि इतने समय बाद जो है हम कर्ज लौटाने वाले हैं, तो उसको हम बोलेंगे ऋण या अग्रिम। और इस प्रकार के ऋण के लिए बैंक क्या करता है, जमानत के तौर पर उचित सामान रख लेगा, या हमारे पास जमीन है तो जमीन का पेपर्स रख लेगा, सोना है तो सोना रख लेगा, या कोई कीमती सामान है तो वो कीमती सामान बैंक अपने पास जमानत के तौर पे रखेगा और फिर हमको उसके बदले में धन देगा। उस धन का प्रयोग करेंगे। अगर भविष्य में हम उस धन को नहीं पे कर पाते हैं, बैंक को नहीं दे पाते हैं, तो बैंक हमारी जो संपत्ति रखी हुई है, चाहे वो गोल्ड हो, सोना हो, चाहे वो दूसरा कोई कीमती सामान हो, उसको जब्त करके, उसको बेच करके अपना जो इंटरेस्ट है और जो धन है हमको ऋण के रूप में बैंक दिया था उसका वसूली कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।